हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 एंड 23 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बीईयू यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो पूछे गए हैं उसको डिस्कस क्वेश्चन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग का जो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है ये टॉपिक बेसिकली कहीं पे भी आज तक मतलब कि देखा जाए तो इन जनरल कोई डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के आता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रक्चरल स्टील होता क्या है, इसका क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हाई टेंसाइल स्टील क्या होता है, इसका यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ पे करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल करते कैसे हैं, स्टोन क्या है, स्टोन को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, मोर्टार क्या है, मोर्टार का टेस्ट देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मोर्टार की यूज होता है। ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के जो एग्ज़ाम है, अ, हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। उसमें जो सिलेबस है वो है स्टोन, ब्रिक, मोर्टार, कंक्रीट, पीसीसी, आरसीसी, पीएससी, कंस्ट्रक्शन केमिकल, स्ट्रक्चर स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, कार्बन कंपोजिट, प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन, रिसाइकलिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, 3D प्रिंटिंग, क्वालिटी कंट्रोल। ये सब जो टॉपिक है हम लोग के सिलेबस में है। ये इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगर पूरा सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप इतने सारे सब्जेक्ट, अगर इतने सारे टॉपिक को अगर कर लेते हैं तो आपका क्या होगा कि जो जहाँ से भी क्वेश्चन है वो सारा एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। तो हम लोग प्रीवियस दो वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें हम लोग डिस्कस किया है, ब्रिक डिस्कस कर चुके हैं, कंक्रीट डिस्कस कर चुके हैं, पीसीसी डिस्कस कर चुके हैं, आरसीसी डिस्कस कर चुके हैं, पीएससी डिस्कस कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल डिस्कस कर चुके हैं, प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर चुके हैं, रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, 3D प्रिंटिंग डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टोन, और ये वाला पोर्शन पूरा डिस्कस होगा। और हम लोग का डिस्कस होगा क्या, क्वालिटी कंट्रोल। तो सबसे पहले देखते हैं कि आगे क्या है। तो पार्ट 3 में हम लोग जैसे कि बोले कि स्टोन एंड रॉक्स डिस्कस करेंगे, मोर्टार डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल स्टील डिस्कस करेंगे, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल डिस्कस करेंगे। स्टोन और रॉक्स की बात करें तो इसमें दो क्वेश्चंस आए हैं, दो क्वेश्चन आए हैं। और एक क्वेश्चन जो था वो अकेले 14 मार्क्स का था, वो 2023 में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि स्टोन एंड रॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन का रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था वो है 7 मार्क्स का, 2022 में पूछा था, ये भी डिस्कस करेंगे। और मोर्टार में दो क्वेश्चन आया था, वो एक आया था 2022 में, वो था 7 नंबर का। इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 2023 में अकेले 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल स्टील को डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या हुआ था, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2022 और 2023 दोनों में है। तो चांसेस इस बार भी हैं कि इस बार भी आने के। तो 5 और हो गया इधर 6। कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी दो क्वेश्चन आए हैं। तो दोनों क्वेश्चन आए हैं 7 मार्क्स के, और दोनों क्वेश्चन 7 मार्क्स से 2022 और 2023 में, ये दोनों क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो एक क्वेश्चन इसमें आया है, वो है 2022 में। 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि 2024 में एक क्वेश्चन जरूर क्वालिटी कंट्रोल से दे सकता है, क्योंकि बीयू है वो एक यू से थोड़ा अलग है। तो इस पैटर्न पे अगर चलें तो क्वालिटी कंट्रोल से एक क्वेश्चन हम लोग को रह सकता है। तो क्वालिटी कंट्रोल को अच्छे से देख लेंगे। तो बात करते हैं कि रॉक्स एंड स्टोन की बात करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया रॉक्स एंड स्टोन। तो इसमें देखते हैं कि आखिर पहला क्वेश्चन है क्या। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एनी 5 वेराइटी ऑफ स्टोन सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब 5 वैरायटी को डिस्कस करना है, जिसका प्रॉपर्टी हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर सकते हैं। ये है 14 मार्क्स का, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया। तो पहला आ गया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, वेरी हार्ड और ड्यूरेबल होता है, डेंसिटी हाई होता है, अपीयरेंस जो होता है कोर्स ग्रेन्ड होता है, रेंज ऑफ कलर इंक्लूडिंग पिंक, ग्रे एंड ब्लैक, ये सब अपीयरेंस में आता है। विदर रेजिस्टेंस होता है कि मतलब इस पे विदरिंग और एरोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका यूज कहाँ है, बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, पेविंग में यूज कर सकते हैं, मोनूमेंट यानी जो स्मारक या फिर स्मृति या फिर वैसा वैसे आकर्षक अट्रैक्शन वाले होते हैं वो
तो ये हम लोग देख सकते हैं क्या है कि बिल्डिंग का जो फर्नीचर, बिल्डिंग का जो मतलब जैसे किचन एरिया, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेनाइट का यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो वो है मार्बल। मार्बल का अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ये मीडियम हार्डनेस होता है, इसका ज़्यादा हार्डनेस नहीं होता, डेंसिटी भी मॉडरेट होता है, अपीयरेंस होता है टिपिकली वाइट और लाइट कलर्ड विथ वेनिंग पैटर्न। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ये वाइट होता है और लाइट कलर्ड में आता है, इसमें जो पैटर्न होता है वेनिंग पैटर्न, मतलब क्या, आप आर्टरी और वेन यानी नस जैसा देखते हैं ना, वैसा पैटर्न रहता है, मतलब लाइनिंग लाइनिंग होगा। ये वाटर रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो लेस रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के मुकाबले में ये वेदरिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अगर यूज की बात करें तो वो हो गया इंटीरियर फ्लोरिंग अगर करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, और वॉल क्लैडिंग और स्कल्पचर और ऑर्नामेंट्स जैसे बनाते हैं डेकोरेटिव फीचर्स के लिए, वो करते हैं। ये सब आप जितने भी देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, मार्बल है। और इसमें देख रहे हैं जो पैटर्न जो है कैसे वेन्स लाइक ऐसे पतले पतले रेसे टाइप के हैं, यही हमारा क्या होगा, वेन्स लाइक स्ट्रक्चर। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट स्टोन की बात करें तो वो है लाइम स्टोन। इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये सॉफ्टर होता है, किसके किसके, ग्रेनाइट और मार्बल से भी ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है। अगर डेंसिटी की बात करें तो ग्रेनाइट और मार्बल दोनों से ये डेंसिटी में कम होता है। अगर अपीयरेंस की बात करें तो लाइट कलर होता है, कैन रेंज वाइट टू ग्रे कलर में ये अवेलेबल होता है, वाइट से ग्रे कलर में अवेलेबल होता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि वाइट से ग्रे कैसे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ग्रे है, ये क्या है, ग्रे है, ये क्या है, वाइट है, ये क्या है, वाइट है, और ग्रे में अपीयर होता है। विदरिंग रेजिस्टेंस, मॉडरेट विदरिंग रेजिस्टेंस कर सकता है कि इसमें इरोजन पॉसिबल है। अगर यूज की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, रोड के बेसमेंट में यूज कर सकते हैं, लाइम प्रोडक्शन में कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टोन की बात करें तो वो है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन अगर की प्रॉपर्टीज देखें तो इसमें मीडियम हार्डनेस होता है, डेंसिटी भी इसका लेस होता है ग्रेनाइट के मुकाबले, अपीयरेंस जो होता है वेरीज इन कलर फ्रॉम लाइट बे कलर टू रेडिश ब्राउन, मतलब लाइट कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, और ग्रेनी टेक्सचर होता है, मतलब ग्रेनुलर शेप में आता है। वीदर रेजिस्टेंस, गुड गुड वीदरिंग रेजिस्टेंस बट कैन प्रोन टू इरोजन ओवर टाइम। जब ज़्यादा टाइम अगर बीत जाएगा तो क्या हो सकता है, इरोजन इसमें हो सकता है। यूजेज की बात करें अगर तो पेविंग स्टोन्स में यूज होता है, और वॉलिंग में यूज हो सकता है, मोनूमेंट में यूज हो सकता है। आप सैंड स्टोन का फिगर ये देख सकते हैं कि कैसे सैंड स्टोन का ये फिगर इसी से इरोड हो के हम लोग यहाँ से सैंड स्टोन प्राप्त करते हैं। अगर स्लेट की बात करें तो बचपन में हम सबों ने एक ब्लैक कलर का एक क्या होता था उस पे बोर्ड, उसमें हम लोग लिखते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो ब्लैक कलर का आता था, उसमें चौक से हम लोग लिखते थे, वही बेसिकली स्लेट है। हार्डन होता है कि हार्ड एंड ड्यूरेबल तो होता ही है ये। डेंसिटी लो टू मीडियम डेंसिटी का होता है, अपीयरेंस होता है कम्स इन वेराइटी ऑफ कलर इंक्लूडिंग ग्रे, ग्रीन, पर्पल एंड स्मूथ लेयर्ड टेक्सचर। इसका जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ और लेयर्ड होता है। और वीदर रेजिस्टेंस, हाईली रेजिस्टेंस टू वीदरिंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ये मतलब कि बहुत अच्छा वीदरिंग में जो वीदर रेजिस्टेंस है उसमें अच्छा परफॉर्म करता है, किसके किस में, वाटर एब्जॉर्प्शन में भी और वीदरिंग में भी। यूज इसका किस में करते हैं कि रूफिंग में कर सकते हैं, फ्लोरिंग में कर सकते हैं, और वॉल क्लेडिंग में भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर है, इससे आप इजिली समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है कि 7 मार्क्स के 2022 में, इसमें देख सकते हैं व्हाट आर द वेरियस यूज ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन। स्टोन्स का क्या क्या यूज है कि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए किस किस तरह से हम लोग स्टोन को यूज कर सकते हैं। पहला है बिल्डिंग फाउंडेशन, दूसरा है वॉल, तीसरा है पेविंग, लैंडस्केपिंग, क्लैडिंग। अब देखिए बिल्डिंग फाउंडेशन, जब भी कोई बिल्डिंग जैसे कि बड़ा बन रहा है, स्ट्रक्चर बनने वाला है, बिल्डिंग बनने वाला है, तो उसमें फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसमें क्या करते हैं कि स्टोन को चूर चूर के मतलब क्रश करके उसको लेयरिंग कर देते हैं। जब बड़ा बड़ा बोल्डर्स टाइप का तो लेयरिंग करता है, वो क्या होता है कि एक्स्ट्रा ड्यूरेबल होता है, और क्या होता है कि सॉलिड बेस प्रोवाइड करता है। अब आपको एक एक चीज़ से यहाँ पे एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको कि एक चीज़ यहाँ पे लिखा है वॉल। आपको कोई कंफ्यूजन होगा आखिर स्टोन से वॉल कैसे बनता है, तो हाँ स्टोन से वॉल बनता है। आप अगर राजस्थान, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ आपको, राजस्थान में के साइड आप जाइएगा, या फिर आप कोटा चले जाइए, या फिर आप जयपुर चले जाइए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आपको बिल्डिंग
सॉरी जितने भी आपको वॉल्स दिखेंगे या फिर बाउंड्री वॉल हो गया, वो गवर्नमेंट में भी इसमें या पुराने बिल्डिंगों में अभी भी आपको क्या दिख जाएगा, वो वॉल स्टोन्स के इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और पेविंग मटेरियल में भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन से उसे अगर स्लाइस करके स्ट्रक्चर देके आप पेविंग मटेरियल के में भी यूज कर सकते हैं। लैंडस्केपिंग स्टोन्स आर यूज फॉर लैंडस्केपिंग फॉर क्रिएटिंग फीचर्स सच एज गार्डन पाथ, रिटेनिंग वॉल एंड डेकोरेटिव एलिमेंट। गार्डन पाथ में बना यूज कर सकते हैं इसका, रिटेनिंग वॉल में यूज कर सकते हैं, डेकोरेटिव एलिमेंट में भी यूज कर सकते हैं। क्लैडिंग, क्लैडिंग बेसिकली होता क्या है कि घर के जो एक्सटीरियर में एक स्टोन का लेयर दे देते हैं। स्टोन का लेयर देने से ये होता है कि उसका जो अपीयरेंस है वो भी अच्छा हो जाता है, और क्या होता है, अपीयरेंस अच्छा होने के साथ वो एक प्रोटेक्शन भी देता है। अब दूसरा अगर देखें कि मैसोनरी में भी इसका हम लोग एक सॉरी 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 हम मैसोनरी में भी यूज कर सकते हैं, मोनूमेंट एंड स्कल्पचर में यूज कर सकते हैं, रूफिंग में यूज कर सकते हैं, स्टेयरकेस में। मैं ब्रिक का जो मैसोनरी बनता है, जैसे अब जैसे क्या कहते हैं, वॉल जैसे बनाएंगे किसके थ्रू, मोटार के थ्रू ही बनाएंगे। तो जो स्टोन को बाइंड कौन करेगा, ऑब्वियसली मोटार बाइंड करेगा, उसी को हम लोग मैसनरी कहते हैं, रूफिंग में करते हैं। अब फिगर आप देख लेते हैं, ये क्या आपको एक बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग आखिर क्या शो कर रहा है, ये और कुछ नहीं, क्लैडिंग है। क्लैडिंग आपको बताया ना कि एक्सटीरियर से एक क्या करते हैं कि एक लेयर दे देते हैं किसका, वॉल का, सॉरी स्टोन का लेयर दे देते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है, हमारे इंटीरियर को भी प्रोटेक्ट करता है और अपीयरेंस कितना सुंदर लग रहा है, इसीलिए इसे क्लैडिंग कहते हैं। अब ये देख लीजिए, बाउंड्री वॉल दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका वॉल, स्टोन का वॉल। अब मेसोनरी देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है स्टोन, स्टोन्स स्टोन्स दिख रहा है, ये सब क्या है, जो एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूं। ये सब आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, मोटार। ये सब जो फिलर है वो मोटार है, ये सब क्या है, स्टोन। ये मेसनरी कहलाएगा, यानी पार्टिकुलर पार्टिकुलर एंगल पे जो रख के बाउंड्री करते हैं उसे कहते हैं। अब ये देखिए कि बेसमेंट में कैसे, बिल्डिंग के बेसमेंट में आप स्टोन यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अब बात करते हैं कि आखिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोटार। मोटार होता क्या है, मोटार के क्या क्या यूज हैं, मोटार के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आते हैं कि मोटार, सिंपली समझना है कि जब बाइंडिंग मटेरियल और फिलर मटेरियल को कंबाइन करके कि कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो हमारा मोटार कहलाता है। यानी बाइंडिंग मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, एक समय आप ही से पूछ लेता हूँ कि बाइंडिंग मटेरियल में, ठीक है, और इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं फिलर मटेरियल, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो बाइंडिंग मटेरियल में क्या आ गया, सीमेंट, लाइम, फ्लायस, मड। मड यानी कीचड़। पहले के समय में क्या होता था कि, पहले के समय में ये होता था कि जो हमारा जो घर बनता था वो क्या होता था, मड और भूसा से बनता था। वो क्या करता, पहले क्या करते थे कि मिट्टी को पानी में घोल लेते थे, एक फिक्स थिकनेस का पेस्ट बना लेते थे, जिससे क्या होता था, ब्रिक को रखते जाते थे और उससे हम लोग करते थे। ये सब क्या हो गया, हमारा बाइंडिंग मटेरियल हो गया। अब फिलर मटेरियल की बात करें तो क्या हो जाएगा, फिलर मटेरियल में हमारा आएगा सैंड, एग्रीगेट चिप्स, जो छोटा छोटा शेप में आता है। अब एग्रीगेट चिप्स होने के बाद दूसरा क्या आ जाएगा, सुर्खी। अब देखिए सुर्खी को समझेंगे, सुर्खी होता क्या है, जो ब्रिक आप लोग देखे हैं ना, ब्रिक का अगर पाउडर आपको मिल जाए, पाउडर फॉर्म में या चूरा फॉर्म में, तो वो क्या होता है, हम लोग सुर्खी कहलाता है। या फिर जो टाइल्स है उसका जो पाउडर हो गया वो भी हमारा सुर्खी का लगा। या फिर हम लोग का जो स्टोन है उसका डस्ट अगर मिल जाए तो वो भी क्या हो गया, सुर्खी हो गया। ये सब चीज़ हमारा फिलर मटेरियल में आता है, जो कि सिर्फ वॉल्यूम को फिल करने में काम आता है। तो फंक्शन ऑफ मोटार देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मोटार है क्या, तो बॉन्डिंग बिल्डिंग मटेरियल्स टुगेदर, मतलब कि बिल्डिंग मटेरियल्स को बॉन्ड करता है। प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म ब्लीडिंग, सॉरी यूनिफॉर्म बेडिंग फॉर ब्रिक्स एंड स्टोन। ये बेडिंग मतलब प्रोवाइड करता है कि ब्रिक्स और स्टोन्स को अच्छे से प्रॉपर मेसनरी में यूज कर सकें। क्रिएटिंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मेसनरी सरफेस, ठीक है। फिलिंग गैप्स एंड वॉइड्स इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ट्रांसमिटिंग लोड्स एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यानी
जितना भी आपको प्रॉपर्टी याद आ रहा है, फंक्शन याद आ रहा है कि ट्रांसमिटिंग, ये लोड को ट्रांसफ़र कर देता है, थर्मल और ओकेस्टिक इंसुलेशन आपको प्रोवाइड ये कर देगा आपको, और क्या कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग एंड प्रिवेंटिंग डैम्पनेस, अगर आप इसमें अगर अदर केमिकल यूज करके बनाते हैं तो ये वाटर प्रूफिंग और डैम्पनेस को भी प्रूफ, साउंड प्रूफ भी बना देगा, सपोर्टिंग वर्केबिलिटी ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कर सकता है, एस्थेटिक फिनिश भी ये हम लोग को दे देता है। अब क्या आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटार, स्ट्रॉन्ग एडहेशन होना चाहिए। एडहेशन मतलब क्या, दूसरे दूसरे प्रॉपर्टी में चिपकना, खुद में ना, ऐसा नहीं, अब जब अगर कोई एडहेशन रहेगा ही नहीं, वो दूसरे मटेरियल को बाइंड कर ही नहीं पाएगा, तो वैसा हम लोग मोटार लेके क्या करेंगे, वैसा मोटार लेने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एडेसिव मटेरियल लेते हैं, रेजिस्टेंस टू वाटर पेनिट्रेशन, वाटर को अंदर आने नहीं देता है, डिफॉर्म नहीं होने देता है, कॉस्ट अच्छा होता है, मतलब कि ये वर्केबिलिटी अच्छा होता है कि साइट पे ही हम लोग इसे वर्क कर सकते हैं, मोबिलिटी अच्छा होता है, फैल जाए तो फिर इवन स्प्रेडिंग, जैसे कि कोई एक वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोर्टार मोर्टार दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग इवन फैला सकते हैं, ईजी फैला सकते हैं, लॉन्ग लास्टिक हो सकता है, और क्रैक को प्रिवेंट करता है, जॉइंट ये सब जगह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोटार इन सिविल इंजीनियरिंग। तो क्या क्या टाइप्स हैं बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड, कुछ क्लासिफिकेशन है मोटार, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मोटार को क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन मटेरियल यूज, ठीक है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस ऑफ मोटार। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आएगा बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड, तो सबसे पहला आता है सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार में हम लोग सीमेंट और सैंड को यूज करते हैं, रेशियो क्या रहता है, 1:2 और 1:6, यानी सीमेंट हो गया प्लस सैंड हो गया, इसमें अगर 1:2 से कह रहा है, 1:2 से टू 1:6, यानी 1 पार्ट हो गया हमारा सीमेंट, 2 पार्ट हो गया सैंड, उसी तरह हम लोग का 1 पार्ट हो गया क्या, सीमेंट, 6 पार्ट सैंड, इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और दूसरा हो गया लाइम मोटार। लाइम मोटार में हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइम और सैंड यूज करते हैं, तो एक पार्ट लाइम होता है, एक पार्ट सैंड होता है। लाइम मोटार हैज बीन यूज फॉर सेंचुरीज इन आइकॉनिक स्ट्रक्चर लाइक द पिरामिड एट गीजा। गीजा के पिरामिड में भी हम लोग क्या यूज किया हुआ है, लाइम मोटार ही यूज किया है। सुर्खी मोटार, अभी आपको डिस्कस किया कि सुर्खी मोटार क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिक डस्ट और टाइल डस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सुर्खी कहते हैं। गॉज मोटार किसे कहते हैं, गॉज मोटार उसे कहते हैं कि जब सीमेंट और लाइम के द्वारा जो मोटार बनाया जाए उसे कहते हैं। इसमें 1 पार्ट सीमेंट होगा तो 6 पार्ट लाइम होगा, 1 पार्ट सीमेंट होगा तो 9 पार्ट लाइम होगा। मड मोटार, मड मोटार किसे कहते हैं कि द मिक्सचर ऑफ मड, यानी यहाँ पे क्या है, मड फिक्स्ड। दूसरा क्या आएगा, सॉडस्ट, राइस हस्क, यहाँ पे हस्क लिखा हुआ है, कावडंग, ये सब का जो मिक्सचर होता है वो मड मोटार के अंदर में आता है। और दूसरा अगर देख ले, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेसिस पे हम लोग मोटार को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैसोनरी मोटार के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, किस टाइप का मैसोनरी है, जैसे वॉल मैसोनरी, उसमें जो मोटार यूज करेंगे वो मैसोनरी मोटार होगा। फिनिशिंग मोटार, फिनिशिंग मोटार इन द सेंस जैसे वॉल अब क्रिएट हो गया उसको फिनिश देना है, उसमें क्या कैसा मोटार यूज करेंगे, वो हमारा हो गया। बल्क डेंसिटी मोटार, बल्क बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी, मतलब इसके बेसिस पे कैसे कैसे देखा, तो इसके बेसिस पे दो होता है क्या, एक होता है हाई डेंसिटी मोटार, एक होता है लो डेंसिटी मोटार। जब भी अगर 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा या फिर उतना ही अगर मोटार का डेंसिटी हो, बल्क डेंसिटी हो, तो वो हाई डेंसिटी मोटार में आएगा। अगर 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम आता है तो वो लो डेंसिटी में आएगा। अगर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी मोटार को क्लासिफाई किया गया है, तो वो हो गया टाइप एम मोटार, टाइप एस मोटार, टाइप एन मोटार, टाइप ओ मोटार। टाइप एम मोटार का होता है स्ट्रेंथ कितना, 17.2 एमपीए को हम लोग बेसिकली न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। 17.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा। अगर एस मोटार है उसका होगा जो स्ट्रेंथ होगा 12.4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर एन मोटार की बात करें तो उसका होगा 5.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर ओ मोटार की बात करें तो उसका स्ट्रेंथ होगा 2.5 मेगा पास्कल। अगर नेक्स्ट की बात करें कि एडवांटेजेस क्या क्या है मोटार के, तो उसमें हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो एडवांटेज में हम लोग का आता है कि बाइंड क्या करता है, ये बिल्डिंग मटेरियल को बाइंड करता है,
स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, ऑफर्स इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड साउंड से भी इंसुलेट करता है हम लोग को, स्मूथ टेक्सचर देता है, फायर और डैम्पनेस से रजिस्ट करता है, कंस्ट्रक्शन वर्केबिलिटी देता है, अलाउ वर्सेटाइल एप्लीकेशन एंड यानी यहाँ पे कि मोटार में थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी आप चेंज कर करके आप लोग उसको वर्सेटाइल बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें कि डिसएडवांटेज ऑफ मोटार इन सिविल इंजीनियरिंग, आखिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एडवांटेज ही होगा, डिसएडवांटेज भी तो होगा मोटार का। तो यहाँ पे देख लेंगे कि क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग ओवर टाइम, यानी जब ओवर टाइम मतलब कि एक लंबे समय के बाद इसमें क्रैक जनरेट हो जाता है। वेदरिंग और इरोजन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। लिमिटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें नहीं होता है। रिक्वायर्ड स्किल लेवल फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए करने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। सेटिंग एंड क्यूरिंग टाइम कैन अफेक्ट कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, यानी सेटिंग और क्यूरिंग टाइम ये क्या करता है कि इसका सेटिंग होने में और क्यूरिंग करने में अफेक्ट करता है, कंस्ट्रक्शन टाइम को इंक्रीज कर देता है। और श्रिंकेज होने का भी चांस होता है जब वो ड्राई होता है। डिफिकल्ट टू रिपेयर वंस डैमेज और डिस्ट्रॉटेड, मतलब एक बार अगर डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने में भी दिक्कत होता है। तो अगर यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा होगा क्रैकिंग, क्रैकिंग से बचाने के लिए हम लोग इस मेस का यूज करते हैं। इसका नाम जो है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, चिकन मेस। चिकन मेस यानी मुर्गा जाली इसे कहते हैं। कि जैसे यहाँ पे एक सेकंड में आप, ये एक वॉल है, ठीक है। अब वॉल में क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग को एक पाइप ले जाना है, ठीक है। पाइप यानी पानी का जो होता है वो। तो क्या किया यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे ग्रूविंग कर दिए, ग्रूविंग करिए, ठीक है। ग्रूविंग करने के बाद अंदर से पाइप लेके गए। अब पहले के समय में ये क्या होता था कि इसी पे अब प्लास्टर हम लोग कर देते हैं, इसी पे हम लोग प्लास्टर कर दिए, प्लास्टर कर दिए तो क्या होता था कि यहाँ पर मटेरियल अलग, यहाँ पे मटेरियल अलग, यहाँ पे मटेरियल अलग, तीनों के कारण एक समय के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्रैक जनरेट होता था। जिस कारण से इसे प्रिवेंट करने के लिए अब के समय हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एक यहाँ पे पहले क्या करते हैं, चिकन मेस प्रोवाइड करते हैं। इतना से थोड़ा डिस्टेंस पे लेके चिकन मेस प्रोवाइड करते हैं। चिकन मेस देने के बाद उसको बीडिंग करके मतलब ठोक के उसे प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो प्लास्टरिंग जो आप करेंगे उसके ऊपर से फिर प्लास्टरिंग कर देंगे, जिससे क्या होता है कि मटेरियल अच्छे से हो जाता है और क्रैकिंग की समस्या से छुटकारा हम लोग को मिल जाता है। अब दूसरा बात करते हैं कि व्हाट इज मोर्टार। ये हमारा बीयू में 7 मार्क्स का पूछा गया था 2022 में। व्हाट इज मोर्टार, राइट इट्स टाइप, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सीमेंट एंड मोर्टार। तो मोर्टार क्या है ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, कितने टाइप के होते हैं सारे क्लासिफिकेशन आपको करवा चुका हूँ। बस यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीमेंट एंड मोर्टार, ये पोर्शन आपका नहीं हुआ तो ये पोर्शन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो क्या किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, सीमेंट क्या है, सीमेंट बेसिकली एक बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। सीमेंट क्या है, इसको मतलब बाइंडिंग मटेरियल क्या, प्रोडक्शन किसके लिए यूज करते हैं, मोटार को बनाने के लिए यूज करते हैं, कंक्रीट को बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मोटार जो होता है बस वो सीमेंट का जो मिक्सचर होता है, ये बस इसका यूज हम लोग मैसनरी वर्क में ही कर सकते हैं। यानी पर्पस तो हमारा हमारा देख लेते हैं कि सीमेंट का ज़्यादा पर्पस है कि मोटार से मोटार बना सकते हैं, प्लास्टरिंग में यूज होता है और फिनिशिंग में यूज होता है। लेकिन मोटार से बस हम लोग मशीनरी वर्क ही कर सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो सीमेंट में जो होता है लाइमस्टोन होता है, क्ले होता है एंड अदर रॉ मटेरियल्स होता है, ठीक है। अब इसमें बात करें मोटार में हो गया क्या, सीमेंट, सैंड, वाटर एंड समटाइम्स लाइम, अगर मिला है तो लाइम्स आता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो सीमेंट फॉर्म्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल व्हेन कंबाइंड विथ वाटर एंड एग्रीगेट। अगर ये वाटर और एग्रीगेट को मिला दें इसमें तो ये एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल फाइंड बनेगा। वो क्या होता है, कंक्रीट। कंक्रीट जानते हैं कि हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें ग्रेडिंग भी होता है, M20, M25, M30, ये सब ग्रेडिंग भी हम लोग को मिलता है, जिस कारण से ये स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। लेकिन मोटार का जो फिक्स स्ट्रेंथ होता है उसमें कोई नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सीमेंट इन यूज मेकिंग, कंक्रीट को बनाने में, मोटार बनाने में और ग्रॉट ये सब को कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। और मोटार को स्पेशली मेशनरी वर्क में ही यूज कर सकते हैं। यानी देख सकते हैं कि लिमिटेड यूज क्या है, मोटार का लिमिटेड यूज है लेकिन सीमेंट का वाइटल यूज है। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी में करता है कि इंग्लिश टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन मोटार। उन सारे टेस्ट को परफॉर्म मतलब कि नेम लिखिए जो कंडक्ट मोटार पे कंडक्ट करते हैं, ठीक है।
एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम विथ नीट स्केच। ये क्वेश्चन 2023 में 14 मार्क्स में पूछा गया था। तो टेस्ट पहले देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मेजर करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, वाटर रिटेंटिविटी टेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, और सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, और फ्लो टेबल टेस्ट करते हैं। ये सब टेस्ट हमारा क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या करते हैं कि सीमेंट और क्या कहते हैं जो सैंड होता है उसका मिक्सचर तैयार करते हैं, उसे क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाने के बाद कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट करने के बाद हम लोग किन्हीं दो टेस्ट को मतलब डिस्क्राइब करना है और उसका नीट स्केच बनाना है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला टेस्ट की बात करते हैं, वो है एडहेसिव टेस्ट। तो टू टेस्ट द एडहेसिव टेस्ट ऑफ मोटार, टू ब्रिक आर प्लेस्ड टुगेदर एंड हेल्ड इन प्लेस विथ मोटार। मतलब एक प्लेस पे दो ब्रिक को लाएंगे, उसको क्या करेंगे मोटार से कर रख देंगे, मोटार से मतलब कंबाइन कर देंगे। द टॉप ब्रिक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द ओवरहेड सपोर्ट वाइल ब्रॉड हंग फ्रॉम द लोअर ब्रिक वे वेट आर एडेड टू ब्रॉड अंटिल द ब्रिक सेपरेटेड। मतलब एक क्या करेंगे कि ऊपर से जब जॉइंट ले लेगा तो ऊपर से दोनों ब्रिक जैसे क्या करते हैं, एक सेकंड में बना देगा ये ब्रिक, इसी के ऊपर एक और ब्रिक मतलब रख दिए बीच में मोटार, उसको इधर से भी खींच रहे हैं इधर से भी खींच रहे हैं। कब तक खींचेंगे, जब तक ये दोनों अलग ना हो जाए। जब अलग हो जाता है उसी से हम लोग पता करते हैं कि कितना एडहेसिव था, कितना दोनों में ज्वाइंट बना पाया मोटार। अगर इसका नीट स्केच देख लें तो ये आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जॉइंट कैसे ये आपका एलिवेशन हो गया, ये आपका साइड एलिवेशन हो गया, आप ये हो गया प्लान। आप कोई भी फोटो एक या फिर कोई भी सारा फोटो अगर बना सकते हैं तो टेस्ट ये कंप्लीट एडहेसिव हो जाएगा, आपको मार्क्स फुल में फुल मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट मोटार इन्वॉल्व्स प्लेसिंग प्रिपेयर मोटार रेक्टेंगुलर मोड में करते हैं, जिसका डायमेंशन 38 mm टू 28 mm करता होता है 38। फिर उसके बाद क्या होता है क्यूरिंग में डालते हैं, क्यूरिंग में डालने के बाद साइड साइड से मार्किंग करते हैं, फिर उसके बाद फिर बीच में हम लोग रखने के बाद क्या करते हैं कि एक टेंसाइल स्ट्रेंथ फोर्स लगता है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मोटार इज देन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द लोड बाय द सेंट्रल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्रैकेट। ठीक है, दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग स्पेसिफिक मोटार दे एंड मे नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर मटेरियल्स। ये मटेरियल दूसरे मटेरियल के एप्लीकेबल नहीं होगा, ये टेस्ट सिर्फ मोटार के लिए एप्लीकेबल होगा ये प्रोसेस। अगर इसका फिगर देखें तो फिगर ये रहा कि ये क्या है, ये हमारा एलिवेशन हो गया दिख गया, ये हमारा प्लान हो गया। इस तरह से हम लोग बना देंगे तो ये टेस्ट का भी नीट स्केच हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 14 मार्क्स इजिली मिल सकते हैं। अगर ये जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं उसका अगर आप लोग को चाहिए क्या कि आप लोग को चाहिए अगर पीडीएफ चाहिए कि पीडीएफ, तो एक बार वीडियो देख लिया आप पीडीएफ से पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम जाने से पहले रिवीजन हो जाए। तो उसका जो होगा वो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग के जो टेलीग्राम है वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ ये अपलोड करा दिया जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और पार्ट 2 में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोनों क्वेश्चन को आप देख लेंगे, अगर तीनों पार्ट आप देख लेते हैं ये गारंटी है कि आपका पूरा जो ये सब्जेक्ट है पूरा कवर है, जीरो से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये कवर है। कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन पूछे, ये आपका पोर्शन कवर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील होता क्या है और उसका क्या क्या पर्पस है वो हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरल स्टील रेफर्स टू ए कैटेगरी ऑफ स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। और की कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो जाएगा कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है, डक्टिलिटी हाई होता है, ड्यूरेबिलिटी हाई होता है, वर्सिलिटी होता है, और रिसाइकलेबिलिटी तो ये 100% रिसाइकलेबल होता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ हाई है। डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी हमारा क्या होगा कि जैसे ये स्टील है, इसको इधर से खींचे इधर से खींचे, ये खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है, बिना कोई क्रैक आए ब्रिटल मटेरियल हुए ये खींचे जा रहा है, उसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। कि कॉमन शेप एंड सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील में क्या क्या से कॉमन शेप और सेक्शन होते हैं वो स्ट्रक्चरल स्टील में आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वो होता है, एक होता है आई बीम जिसे हम लोग डब्ल्यू बीम भी कहते हैं, दूसरा होता है हॉलो स्ट्रक्चरल सेक्शन एच एस एस,
एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन में हमारा कौन सा शेप होता है, एल शेप होता है। चैनल यानी सी सेक्शन का बनता है। टी बीम, फ्लैट बार और प्लेट प्लेट है। आप कॉमन शेप में बस याद रखिएगा कि आई बीम, डब्ल्यू बीम, हॉलो स्ट्रक्चर, इसमें अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल सेक्शन को बनाने के लिए हम लोग आई बीम शेप का यूज कर सकते हैं कि, और ये ज़्यादा वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा यूज होता है कि, और बेंडिंग रेजिस्टेंस होता है। ये सब आप लिख सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यूज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, बिल्डिंग में, ब्रिजेज में, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेनफोर्समेंट में। जैसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसका फ्रेमवर्क जो तैयार करना हो उसमें यूज कर सकते हैं। रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग हो उसको में यूज कर सकते हैं। वेयर हाउस जहाँ पे बड़ा सा स्टोरेज हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ब्रिज में तो आप जान ही रहे हैं कि कितना क्रूशल रोल प्ले करता है ब्रिज में। और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे टावर हो गया, टावर क्या पूरा स्टील का बना रहता है, स्टील स्ट्रक्चर होता है। पाइपलाइन हो गया, और ये सब में हम लोग यूज कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट में स्टील बार जो आता है वो सब मतलब टेंसाइल प्रोवाइड करता है। और क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बढ़ा देता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो एडवांटेज क्या क्या है स्ट्रक्चरल स्टील के, तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये पहले ही से ऑफ साइट मतलब साइट पे कास्ट ना होकर पहले ही से बन के आता है, बस इंस्टॉल करना होता है। डिजाइन और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलता है क्योंकि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे बस आपको डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन करने के बाद ये सारा स्पीड में आपको जिस डिज़ाइन का करना है वो। स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी भी इसका ज़्यादा होता है क्योंकि स्टील से हाई स्ट्रेंथ इंश्योर द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वेरियस लोड कंडीशन, क्योंकि इसमें जो जितने भी टेस्ट होते हैं वो फैक्ट्री में होके आते हैं, इसी कारण से ये होता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी ये होता है। अगर नेक्स्ट बात करें कि वो है हाई टेंसाइल स्टील। आखिर अब ये हाई टेंसाइल स्टील होता क्या है, अब इसको हम लोग समझेंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक उसका देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ होगा बहुत ज़्यादा होगा, डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, टफनेस बहुत ज़्यादा होगा। इसमें मज़े की बात यह है कि हाई टेंसाइल स्टील में ये पॉइंट होता है कोरोजिव रेजिस्टेंस। इसमें जंक नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता। फैटिग रेजिस्टेंस, फैटिग रेजिस्टेंस होता क्या, जैसे जैसे ये एक सेकंड का, हाँ, मान लेते हैं कि ये ब्रिज है। यहाँ से मूवमेंट के लिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार तो ट्रक आया, वो लोड लगाया, अब फिर क्या हुआ, अब ब्रिज जो है रिलैक्स पोजीशन में है। फिर से ट्रक आया, फिर से वो है, या फिर नीचे से रेलवे क्रॉसिंग हुआ, वाइब्रेशन हुआ उसमें। यानी क्या कि कंटिन्यूअस लोडिंग नहीं लग रहा है, लोडिंग लग रहा है छोड़ रहा है, लोडिंग लग रहा है हट रहा है। इसी कारण से वो फैटिग रेजिस्टेंस भी हमारा ये होता है। इसी कारण से हम लोग इसे ब्रिज ये सब में यूज करते हैं। अगर कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो ब्रिज में कर सकते हैं, बिल्डिंग में कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में बात करें तो वो व्हीकल व्हीकल बनाने में, चेचिस चेचिस बनने में होता है। और बॉडी का जो पैनल यानी व्हीकल का जो बॉडी पैनल होता है और चेचिस बनने में ये काम आता है। अगर मशीनरी इक्विपमेंट की बात करें तो क्रेन भी इसी से बनता है। हैवी मशीनरी और टूल्स जो होते हैं उसके, ये भी इससे बनता है। एरोस्पेस की बात करें तो एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट होते हैं, जो हैवी ड्यूटी कंपोनेंट चाहिए होता है, उससे बनता है। रेलवे में अगर बात करें क्या यूज होता है, तो रेलवे का जो रेल्स यानी स्लीपर होता है वो इससे बनता है, और व्हील्स जो होता है वो इससे बनता है। इसीलिए हमारा हाई ड्यूरेबल ये होता है। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो 7 मार्क्स का पूछा गया यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2022 में पूछा गया। निकेल एंड क्रोमियम आर यूनिवर्सली एडेड टू कंस्ट्रक्शनल स्टील, व्हाट डू दे प्ले इन दीज स्टील्स। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये स्टील है, ठीक है, उसमें क्या किए, निकेल ऐड कर दिए। फिर क्या ऐड किए, निकेल। अगर अगर हम सिर्फ निकेल ऐड करते हैं तो क्या वो करेगा, निकेल, निकेल इन कंस्ट्रक्शन स्टील, सिर्फ निकेल। यहाँ पे पूछ रहा है दोनों को ऐड करने के लिए क्या होगा। इन केस एग्जाम में अगर आ जाता है सिर्फ निकेल उस जिक्र करे तो क्या कर सकते हैं, वो टफनेस और डक्टिलिटी को बढ़ा देगा, कोरोजन रेजिस्टेंस कर देगा, यानी जो कोरोजन पहले लगने का चांसेस हो सकता था अब वो उसमें कोरोड नहीं करेगा। वेल्डेबिलिटी, निकेल इंप्रूव्स वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रैकिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। अब जो स्टील को वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी क्रैक आ जाता है, तो वो उसको क्रैक को भी रिड्यूस कर देता है। रेजिस्टेंस टू लो टेम्परेचर ब्रिटलनेस, अब लो टेम्परेचर पे जैसे है वहाँ पे क्या होता है कि मटेरियल जो होता है जनरली ब्रिटल शेप में आ जाता है। वो क्या होता है कि फ्रैक्चर और फिर सर्टेन मतलब कि तुरंत वो टूटने का डर रहता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि ये इसमें क्या करते हैं, निकेल यूज करते हैं। निकेल यूज करने के बाद
वो ब्रिटल का टेंडेंसी खत्म कर देता है। और ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होता है? कोल्ड क्लाइमेट सच एज ब्रिज और स्टोरेज टैंक में यूज होता है। अब अगर बात करें कि क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम जो कंस्ट्रक्शन स्टील होता है, जैसे ये स्टील है, उसमें अगर हम लोग क्या कहें, क्रोमियम ऐड कर दिया तो क्या होगा? आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप क्रोमियम को ऐड करने से अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोग जब कोई भी रेस्टोरेंट गए होंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे वॉशरूम या फिर हैंड जो धोते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वो नल जो होता है, वो जो टैप होता है, कितना चमकता है, बहुत साइन करता है। वो क्या है? उसी पे बस क्रोमियम की प्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू वहाँ पे क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एस्थेटिक लुक देता है। कोरोजन और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होता है कि जब क्रोमियम इज ए प्राइमरी एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील, वी एड स्टील इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू, हाँ, इसमें क्या करते हैं कि जब स्टील होता है उसमें कोरोजन ऐड कर देते हैं, जब ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है तो स्टील का नॉर्मल स्टील रहेगा उसमें तो जंक लग जाएगा, लेकिन क्रोमियम डालने के बाद वो क्या करता है, वो एक थिन लेयर बना लेता है, जो पैसिव लेयर उस पर जनरेट हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, कोरोजन लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये इस ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हीट रेजिस्टेंस में ये यूज कर सकते हैं। इनहेंस एस्थेटिक अपील, आपको पता है ना कि जो चमकीला एकदम चमकना, आंखों में एकदम जो ब्यूटीफुल लगता है कि एकदम कितना साफ है, ये हमारा क्रोमियम ही प्रोवाइड करता है। अब अगर बात करें कि अब जो ये स्टील है, ठीक है, उसमें क्या करें, कंबाइंड अगर मिला दें, निकेल भी मिला दें, क्रोमियम भी मिला दें, तो क्या इफेक्ट होगा, बेसिकली यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में अगर इसका बात करें, तो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में द कम्बिनेशन ऑफ निकेल एंड क्रोमियम इन स्टील प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो भी, जितना भी आप बर्तन देख रहे होंगे आपके घर में, जिन सब में लिखा होगा, जो भी यूटेंसिल्स आप यूज कर रहे होंगे उसमें लिखा होगा स्टेनलेस स्टील। स्टील में निकेल और क्रोमियम यूज कर देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। वेरी ऑन एक्सेलेंट क्रोजन रेजिस्टेंस, क्रोजन खत्म हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी हो जाता है, एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस हो जाता है। स्टेनलेस इज वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो भी आप ड्रम बड़े बड़े देख रहे होंगे, जो स्टील का आपको दिख रहा होगा, लेकिन बेसिकली वो स्टेनलेस स्टील का एलॉय है, उसे लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचाने के लिए। अब इनहेंस मैकेनिकल प्रॉपर्टी में एक ऐसे इनहेंसमेंट देता है, उसको देखेंगे कि टुगेदर निकेल एंड क्रोमियम इंप्रूव द ओवरऑल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, मेकिंग इट मोर वर्सेटाइल वेरियस। द इनहेंसमेंट इंक्लूड्स बेटर, हाँ, तो इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या मतलब इंक्रीज करता है, वो होता है टफनेस को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस टू वियर एंड कोरोजन एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम को भी कि में अच्छा बिहेव करने के लिए सपोर्ट करता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा व्हाट इज कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कार्बन कंपोजिट। ये हमारा 7 मार्क्स 2022 में पूछा गया है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। A carbon composite structure is a type of structure made from carbon composite, which are advanced material consisting of carbon fiber embedded in a polymer matrix। हम लोग के लिए क्वेश्चन में एक आता है FRP, यानी फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। इसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या किए थे, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ था उसमें मैट्रिक्स भी आया था। मैट्रिक्स में हम लोग इपॉक्सी यूज किए थे और ईस्टर यूज किए थे। यहाँ पे बेसिकली वही है, जो कार्बन जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो पॉलीमर मैट्रिक्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, और इसका जो होता है इपॉक्सी रेजिन में होता है। कार्बन का अगर क्वांटिटी जैसे ही बढ़ेगा, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर में जैसे ही कार्बन की क्वांटिटी बढ़ेगा, वो क्या होगा कि एक्सेलेंट प्रॉपर्टी देना चालू कर देगा, सारा चीज उसका इनहेंस कर जाएगा, चाहे डक्टिलिटी की बात करें, सॉरी डक्टिलिटी स्ट्रेंथ की बात करें, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ये भी अगर होता है। इसे हम लोग कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर भी कहते हैं। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर देगा, जैसे हाई टेंसाइल आपको स्ट्रेंथ देगा, लाइट वेट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी प्रोवाइड आपको कर देगा। अगर एप्लीकेशन की बात करें कि कार्बन कंपोजिट को किस किस स्ट्रक्चर में अप्लाई करते हैं, तो एरोस्पेस में करते हैं, मोटिव में करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में करते हैं, और मरीन में करते हैं। अगर एरोस्पेस में क्या क्या यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट फ्यूजलेग में यूज करते हैं, विंग्स में यूज करते हैं, अदर क्रिटिकल कंपोनेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। ऑटोमेटिव में करें तो बॉडी पैनल्स, महंगे महंगे कार जो होते हैं वो क्या होते हैं, आखिर कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर तो ही होते हैं,
उसी का तो पैसा लेते हैं महंगे महंगे कार्स में, ऑटोमेटिव में, और फ्रेम में भी यूज करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो ब्रिजेज, रेनफोर्स्ड ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर और सेस्मिक रेट्रोफिटिंग। अगर सेस्मिक जोन है जैसे वहाँ पे रेट्रोफिटिंग करना है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो कार्बन कंपोजिट करते हैं। स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट में बाइसिकल, टेनिस रैकेट और गोल्फ क्लब्स ये सब में यूज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें कि एडवांटेज क्या क्या है कार्बन कंपोजिट के, तो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, एक सेकंड सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, आपको इसको मैं बता दे रहा हूँ कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता क्या है। यहाँ पर स्ट्रेंथ अपॉन वेट बेसिकली क्या होना चाहिए हम लोग के WGST हम लोग के लिए पर्पज से क्या होना चाहिए, ठीक है, तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, वो क्या उसका क्या होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए। वेट कम होना चाहिए क्यों, क्योंकि डेड लोड कम हो जाएगा। डेड लोड कम हो जाएगा तो मटेरियल का जो नीचे जो बॉटम है, जो फाउंडेशन है, उस पर कम होगा। स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को और घटा रहे हैं, न्यूमरेटर को और इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो ऊपर बड़ा है वो और बड़ा हो गया, और छोटे अंक से किसी भी बड़ा चीज को डिवाइड करते हो तो वो और बड़ी वैल्यू देती है। यानी क्या होगा हमारा कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इम्प्रूव्ड मिलेगा, ठीक है, कार्बन कंपोजिट में। इसीलिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, फैटिग रेजिस्टेंस होता है, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है क्योंकि ये डिजाइन में कॉम्प्लेक्स शेप में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, या फिर इसको रिफॉर्म भी कर सकते हैं हम लोग। थर्मल स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है और एस्थेटिक अपील देता है, और लॉन्ग सर्विस लाइफ होता है। क्योंकि एस्थेटिक इसीलिए हो जाता है कि किसी भी डिजाइन में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी डिजाइन में इजीली अगर अवेलेबल हो जाएगा तो आप वहां से देख सकते हैं कि कि एक तो सबसे पहली बात एक्यूरेसी मेंटेन होगा, एक्यूरेसी मेंटेन होने के बाद टाइम बचेगा। ये सब के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंपेयर मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील वर्क विथ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये हमारा 7 मार्क्स में पूछा गया था कब, 2022 में। अब अगर इसमें बात करें कि मेरिट क्या क्या है और डिमेरिट क्या क्या है स्ट्रक्चरल स्टील वर्क में और रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में, कंपेयर करना उस बेसिस पे, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल जो एक सेकंड मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, मेरिट की बात करें कि स्ट्रक्चरल स्टील वर्क में क्या क्या मेरिट, इसका जो हाई हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, क्योंकि स्टील का तो वजन कम होता है किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, कंक्रीट के कंपेयर में स्टील का, इसीलिए क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वेट कम होगा, तो ये होगा। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, ऑन साइट होता है, इसी कारण से ज़्यादा, यानी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन किसमें, स्टील वर्क में जल्दी होगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल ज़्यादा कौन होगा, ऑब्वियसली स्टील होगा, क्योंकि वो जो क्या होता है कि जो कंक्रीट है वो उतना फ्लेक्सिबल होता नहीं है। यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिडक्टिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी इसलिए मेंटेन होगा क्योंकि इसको इसको जो फैक्ट्री में कास्टिंग और प्रिपरेशन किया जाता है, जो कि कंट्रोल कंडीशन और कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, इसमें सारा टेस्ट हो सकता है, पहले ही से परफॉर्म कर लिया जाता है कि कितना लोड ये बियर कर सकता है, कितना लोड ये बियर नहीं कर सकता है। रिसाइकलेबल सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि स्टील जो होता है 100% रिसाइकलेबल होता है, लेकिन कंक्रीट में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उतने कंट्रीज में ये इसका इस्टेब्लिश नहीं किया गया कि डिमोलिश्ड वेस्ट को आप यूज कर सकें। डक्टिलिटी भी अच्छा है, लाइटर फाउंडेशन आपको, जैसे ही आप क्या करते हैं कि रेनफोर्स कंक्रीट में यूज करते हैं तो उसमें क्या वेट घट गया, तो आप लाइटर फाउंडेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब बात करें कि डिमेरिट क्या क्या है स्ट्रक्चरल स्टील वर्क का, डिमेरिट क्या क्या है, वो मेरिट तो बहुत सारा देख लिया, लेकिन डिमेरिट भी तो देखना पड़ेगा। कोरोजन, फायर रेजिस्टेंस, अब हम लोग जानते हैं, ये तो जानते हैं कि स्टील में, भाई आप सोचिएगा कि स्टील में आग कैसे लगेगा, स्टील में तो फायर नहीं लग सकता है, यानी आग का क्या इम्पैक्ट होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं। लेकिन नहीं, जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाता है स्टील, 600 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो वो अपना स्ट्रेंथ होता है लूज करना चालू कर देता है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो स्ट्रेंथ लूज करते जाएगा। फायर को तो कंट्रोल कर लिए, लेकिन उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारा जो स्ट्रेंथ है स्टील पे वो घट गया। कॉस्ट क्या है कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है इसमें और इनिशियल कॉस्ट जो सेटअप करने में उसका कंक्रीट से बहुत ज़्यादा होता है। वाइब्रेशन एंड नॉइस, कोई भी अगर ब्रिज के नीचे से अगर गया उसमें क्या होगा, थोड़ा सा भी कार या कुछ भी चलेगा उसमें वाइब्रेशन और नॉइस का भी चांस बहुत ज़्यादा है।
अगर बात करें कि मेरिट बात करें किसका, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर का मेरिट की बात करें, ड्यूरेबल होता है, फायर रेजिस्टेंस, इसमें कोई वैसा लोचा नहीं होता कि 600 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो स्ट्रेंथ लूज कर देगा, ऐसा कोई नहीं है। मेंटेनेंस इसका बहुत कम है। और इंसुलेशन प्रॉपर्टी आपको दे देगा। इंसुलेशन प्रॉपर्टी आपको किस में दे देगा, साउंड में दे देगा, फायर में दे देगा। इसमें एकॉस्टिक मटेरियल में जो यूज करते हैं, एकॉस्टिक में भी हम लोग यूज इसका कर सकते हैं। एकॉस्टिक में यूज करने के बाद हम लोग मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये इजीली कंक्रीट का जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है। मास स्टेबिलिटी इसका अच्छा होता है। अब अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये हैवी वेट बहुत ज़्यादा होता है। हैवी वेट होने से क्या होगा, डेड लोड हमारा बढ़ जाएगा। डेड लोड बढ़ जाएगा। स्लो कंस्ट्रक्शन टाइम, क्योंकि इसको ऑन साइट कास्टिंग होता है, इसमें ऑन साइट कास्टिंग करते हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि पैटर्न फिक्स है। क्रैकिंग के भी चांसेस होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इशू, क्योंकि थोड़ा सा भी इंजीनियर इधर उधर गया तो ठेकेदार या फिर मजदूर जो है वो चमत्कार कर देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इशू देख लिए। मेंटेनेंस ऑफ रेनफोर्समेंट इसमें अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि कवर ये सब दे के रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बार तो इसका चांसेस सबसे ज़्यादा है कि इस बार क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2023 में नहीं पूछा गया है, 2022 में ही पूछा गया है, तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि क्वालिटी कंट्रोल से आ सके क्वेश्चन। तो अगर क्वालिटी कंट्रोल की हम लोग बात करें तो देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कब, 7 मार्क्स का पूछा गया है 2022 में। 7 मार्क्स का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। उसमें क्या है कि हाउ डू वी कंट्रोल क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसमें आता है कि क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन इज इसेंशियल टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट। इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल helps prevent defect, reduce cost and ensure longevity and safety of conducted structure। अब जैसे जो स्ट्रक्चर है उसमें क्वालिटी कंट्रोल इसलिए जरूरी हो क्योंकि जो भी हमारा प्रोजेक्ट का जो स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करने के लिए, प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है उसको फुलफिल करने के लिए, रेगुलरिटी और रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करने के लिए, और जो इसमें क्या डिफेक्ट को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, रिड्यूस कॉस्ट करने में हेल्प करता है, और इंश्योर क्या करता है, लॉन्ग चले और सेफ्टी पर्पज से भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल करना जरूरी होता है। अब क्या पहला पॉइंट आता है कि क्या क्या कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में देखना चाहिए, तो वो होता है कि हमें कि क्लियर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। अब जैसे प्रोजेक्ट हम लोग को जैसे बन रहा है, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट किस किस कौन कौन का स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, किस पर्पस के लिए बनाना चाहिए, ये सारा कुछ क्लियर स्टार्टिंग में ही हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो आगे मीट करेगा, जो यानी जो आगे मतलब प्रोसेस चलेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ये सारा चीज हमारा स्पेसिफिकेशन मीट कर रहा है कि नहीं। यूज ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, इस्टेब्लिश एंड फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो परफॉर्म होने चाहिए वो उसमें परफॉर्म हम लोग इसमें कर सकते हैं, कि बेस्ट प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जितना भी हो सके इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं। मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल। अब मटेरियल तो आ गया, जैसे साइट पे मटेरियल आ गया, अब उसे हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो भाई मटेरियल में ऑन साइट भी तो चेकिंग होता है, कि ऑन साइट को जो इंस्पेक्शन होता है वो करेंगे। जैसे सीमेंट है उसका ऑन साइट कैसे करेंगे, कि भाई हाँ एक कोई भी रैंडम एक बैग लिए, उसको कट लगाएं, उसको हाथ से छू के देखते हैं तो एक स्लिपरी टेक्सचर है कि नहीं, ग्रीनिश ग्रे है कि नहीं। पानी को एक मुट्ठी लेंगे, एक उसमें पानी में छोड़ देंगे, पानी में वो देखते हैं कि किस तरह से डिप करता है या डूबता है। धीरे धीरे डूबना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो तुरंत डूब जाए, ऐसा भी नहीं हो चाहिए। ये सब क्वालिटी कंट्रोल हम लोग क्या करते हैं, ऑन साइट देख सकते हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स को अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पैसा बचाने के लिए क्या किया कि कोई भी उठा लिया तो वो क्या होगा, अपने मन से पानी भी मिला रहा है, अपने वर्केबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सेस पानी मिला दिया, जिससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेंथ घट जाएगा। इसीलिए वर्कफोर्स यानी जो भी आप स्टाफ हायर कर रहे हैं, जो भी वॉचमैन हायर कर रहे हैं, जो भी मजदूर हायर कर रहे हैं, जो भी ठेकेदार हायर कर रहे हैं, जो भी मिस्त्री आप हायर कर रहे हैं, वो स्किल्ड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। जैसे कि काम चलते जा रहा है उसको रेगुलर इंस्पेक्शन, जैसे कि आप कंक्रीट कास्ट हो रहा है तो उसका क्या कि क्यूब का सैंपल आप लेके आप उसको मिक्स का डिजाइन का देख सकते हैं कि वो टारगेट स्ट्रेंथ को अचीव कर रहा है कि नहीं।
अब मान लिया जाए कि वो अचीव नहीं किया, अगर कंक्रीट कास्ट हो गया, अब क्या करेंगे? तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि रिबाउंड हैमर टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रासोनिक पल्स मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। जितने भी रेगुलर इंस्पेक्शन होगा उसका डेली रिपोर्ट बनना चाहिए। लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए जो भी अगर परफॉर्म है, जो है तो उसको लेबोरेटरी टेस्टिंग में भी देना चाहिए। जैसे कंक्रीट क्यूब्स बना के हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए। और थर्ड पार्टी कोई भी बाहरी की कंपनी को, जो कि न्यूट्रल कंपनी होगी, उसको बुला के आप इंस्पेक्शन करने के लिए भी दे सकते हैं कि आप इंस्पेक्ट कीजिए कहाँ पे क्या गलती है, कहाँ पे क्या सही है। फीडबैक लूप आपको जनरेट जरूर करना चाहिए कि आप कोई भी बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, फीडबैक आप ले सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आप सबों को थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितनी ये वीडियो को जितना हो सके वो शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। और जो कि हमारा बीईयू में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। और इसी के सीरीज में पार्ट 1 आया है, पार्ट 1 हम लोग आप लोग देख लेंगे, पार्ट 2 आया है, पार्ट 2 देख लेंगे। क्योंकि एक चीज समझिए, आप अगर सिर्फ पीवाईक्यू देख के जाते हैं, पीवाईक्यू देखने में क्या होगा, आपको 1 घंटा वहां लगेगा। 2023 का पीवाईक्यू देखिएगा, 1 घंटा वहां लगेगा, यानी 2 पीवाईक्यू देखने में 2 घंटा तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। आप अगर ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि 1 घंटा का पार्ट 1 है, 1 घंटा का पार्ट 2 है, थोड़े टाइम का पार्ट 3 है, आप 2.5 घंटे के अप्रॉक्स में अगर आप इसमें देते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पूरा सब्जेक्ट है वो सारा कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन जो कराए गए हैं उस टॉपिक से वो 2022 और 2023 के कंप्लीट कराए गए हैं, जिस कारण से। और फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। और 8 सेमेस्टर के लिए 15 अगस्त पे कुछ लॉन्च होने वाला है, तो वो आप लोग को उस समय बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।